नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं एक जानी मानी शख्सियत को, जो बहुत ही अच्छा लेखन भी करती हैं और बहुत लंबे समय से लेखन में सक्रिय हैं। और उससे पहले मैं एक दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। और आज एक क्या बात। ऐसी ही शख्सियत को हम अपने साथ लेकर आए हैं कोलकाता से, और जो कि गीत, गज़ल और लघु कथाएं लिखते हैं, और इसके साथ में राष्ट्रीय कवि संगम मध्य कोलकाता के अध्यक्ष हैं, कथा कुंज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बंगीय हिंदी परिषद के प्रबंध मंत्री हैं, और वाराही और अन्य जो संस्थाएं हैं उनमें संयोजक भी हैं। इसके साथ ही ये और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से जुड़े हैं, काव्य गोष्ठियाँ भी आयोजित करते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, और साहित्य के लिए जो है बिल्कुल समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। और आज मैं सबके साथ जो हमारे दर्शक हैं उनका परिचय कराना चाहूँगी कोलकाता से रामाकांत सिन्हा सुजीत जी का। तो रमाकांत जी, आज हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतने व्यस्त, जो आपका इतना व्यस्त जीवन है, आप साहित्य में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। आपके जो शनिवार और रविवार को कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और मीना दीदी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने आपको मेरा नाम सुझाया। तो हालांकि हम लोग की छोटी सी मुलाकात थी उस समय, लेकिन बहुत ही घनिष्ठता से हम लोग मिले थे। ये उनका प्रेम है जो। तो देखिए, इस मंच पर मुझे नहीं लगता कि नाम सुझाना तो ऐसा जान पहचान जैसी कोई बात मुझे नहीं लगी, क्योंकि आपका जो काम है वो बोलता है। आप इतने सक्रिय होकर साहित्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मीना जी को लगा कि बिल्कुल आपको तो हमारे मंच पर आना ही चाहिए। और आप जैसे साहित्यकारों से ही हमारा मंच है, हमारा मंच जो लेकिन है सुशोभित मैं होता इस है। योग्य खुद को नहीं मानता हूँ ना। ये बड़े लोग जो होते हैं उनका ये बड़प्पन होता मैं है, बिल्कुल। इसीलिए हमने पहले ही आपको कहा था, मैं इस योग्य कहाँ मतलब नहीं नहीं, बस ये। जो है आज आपने इतना समय दिया, और एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और अब जो साहित्यिक यात्रा है इसकी जो चर्चा है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जी। प्रश्न यही है कि बिल्कुल हम पीछे चलते हैं, बिल्कुल जो है बचपन में चलते हैं। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन चूंकि हमारा ज्वाइंट परिवार है, जी और मेरे घर में 40 मेंबर हैं। जी। और 40 मेंबर का एक साथ में भोजन बनता है, और हम लोग पंगत में बैठ के खाते हैं। अरे वाह, तो गांव की वो बात है। बहुत बढ़िया। और तो बचपन अभाव में भी गुजरा और भावों में भी गुजरा। जी दोनों ही बातें हैं। चूंकि बड़ा परिवार होने के चलते थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रहती ही है, जिसको आपस में उस ये को बांटना पड़ता है। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण बचपन है, और अभी भी संघर्ष में है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है यही संघर्ष जो है वो आगे जाकर आपकी सफलता जो है उसका जो मेन आधार है वो बन जाता है। तो अगला जो प्रश्न है, तो आ, आपकी जो पहली रचना थी वो आपने जी। कब लिखी? पहली रचना उम्र 7-8 साल रही होगी।
बचपन से ही कविता के प्रति बहुत लगाव था, बहुत ही ये था। हालांकि हमारे घर में साहित्यिक माहौल तो नहीं था, लेकिन सब हिंदी से पढ़े हुए, सभी हमारे भाई और बहन सभी पढ़े हुए हिंदी से ही बीए में किए हुए हैं। लेकिन मेरा कविता के प्रति बहुत रुझान था, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी कवि की कविता पढ़ता था, वो बात नहीं है। शब्दों को जोड़ने का बहुत ही बचपन से ही रहा है मेरा ये। तो उस समय मैं अपने घर के जो पालतू कुत्ते होते हैं उस पर, गाय पर और मच्छरों पर भी कविता लिखा था। एक तिरंगे पर भी कविता लिखी थी हमने। तो उस समय जो बन पड़ता था उसमें लिखते थे। और एक नंदन आता था उस समय, नंदन पत्रिका, मैं वहां भी भेजता था छपने के लिए। एक बार तो छपी थी, नाम किसी और का था, तो उस समय से मैंने छपने के लिए भेजना बंद कर दिया। तो क्योंकि आप एक जो है संयुक्त परिवार से आए हैं, जॉइंट फैमिली से आप आए हैं, तो आप जो है साहित्यिक रुचि जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आपके लेखन में जो आपके परिवार का क्या सहयोग रहा? परिवार ने परिवार मेरे अभी जो जितनी भी यात्राएं अभी तक मैंने किया है उसमें परिवार का बहुत ही सहयोग रहा है। अगर परिवार का सहयोग ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो परिवार का सहयोग को हम नकार नहीं सकते हैं, उनकी बहुत ही सहयोग रहती है। क्योंकि मैं हर शनिवार और रविवार को व्यस्त हो जाता हूँ, और बच्चे लोग की छुट्टियां जो है वो शनिवार रविवार होती है। तो उन लोग को कहीं घूमने का मन जो होता है, तो वो मन में दबा के वो लोग रख लेते हैं, क्योंकि पापा का कहीं कवि सम्मेलन है तो वहां जाएंगे वो। तो उनका सहयोग है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब आप जो है एक होता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, इतना सब चीज़ें हैं, उसके साथ फिर आपने ये जो लेखन है ये किस तरीके से मैनेज किया? ये तो माँ सरस्वती की दया है हम पर, तभी मैं कर पाता हूँ। क्योंकि एक तो मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, तो जिम्मेवारियां वहाँ पे काफ़ी है, समय निकालना कठिन होता है, और परिवार को भी देखना जरूरी है। तो समय का क्या है कि कविताएं जो है मैं बैठ के बहुत ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। अचानक से मेरे मन में आते हैं कुछ पंक्तियाँ, और फिर वो चाहे सुबह हो रात हो कभी भी आ सकती है, पंक्ति आती हैं और मैं उन पंक्तियों को अगर कागज कलम है तो उतार लेता हूँ, या फिर उसको रखता हूँ याद करके कि जो बहुत सारे निकल भी जाते हैं माथे से, नहीं लिख पाता हूँ तो वो छूट जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी मधुर वाणी में एक आपकी लिखी हुई कोई कविता या गजल जो भी आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो पंक्तियों, आजकल बहुत लोग लंबे लंबे नहीं पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा लंबे लंबे सुनते भी नहीं हैं। तो मैंने उसको दो पंक्ति से एक किया कि दो पंक्ति भी लिखी जा सकती है, दो पंक्ति में ही सारी बात खत्म भी हो जाती है, और चार पंक्ति में भी बात खत्म होती है। गीत गजल तो है ही। पहले मैं दो पंक्ति आपके लिए सुनाता हूँ कि झील अच्छी है, सागर अच्छा है, जाम अच्छा है। झील अच्छी है, सागर अच्छा है, जाम अच्छा है, उफ तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है, उफ तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। और इसके आगे दो पंक्ति और मैं सुनाता हूँ कि बहुत मुश्किल नहीं है मुश्किलों को हरा देना, बहुत मुश्किल नहीं है मुश्किलों को हरा देना, बात इतनी सी है कि जब मिलो तो मुस्कुरा देना, बात इतनी सी है कि जब मिलो तो मुस्कुरा देना। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां। मैं दो पंक्तियां और भी सुनाऊंगा, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं।
बहुत जी ही जी। खूबसूरत बात जो है वो आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से कही है। और इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है वो हम जी अपनी साहित्यिक यात्रा को जो है उसकी चर्चा को जो है आगे जारी करते हुए अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि लेखन जो है उसकी प्रेरणा आपको किस प्रकार मिलती है? आप लेखन कैसे जारी रख पाते हैं? लेखन जो है बहुत ज्यादा, मैं बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ता था। जी किताबों का बहुत शौकीन रहा हूं मैं। जी ज्यादातर नोवेल, उपन्यास जो है, किसी भी राइटर का उपन्यास जो है मैंने छोड़ा नहीं है, करीब करीब सभी का पढ़ा। तो पढ़ने का इतना शौक था, एक एक दिन में मैंने दो दो किताबें खत्म कर दी थी। जी मोटी मोटी किताबें होती थी उस समय। जी और तो वहीं से लिखने का मन बना कि फिर पहले तो सोचा कि चलो कुछ कहानियां लिखी जाए। कहानियां भी लिखी हमने बचपन में ही। और फिर कविताओं की ओर मुड़े। जी अब लघु कथा जो है, तो बचपन में वो जो पढ़ने की जो इच्छा थी, पढ़ने की जो ललक थी, वो ललक अभी भी है। और उसके कारण बहुत कुछ मैं लिख पाता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। जो आपके विचार हैं वो कहीं ना कहीं एक शब्दों का रूप लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतना पढ़ना होगा कि एक समझ जो है वो विकसित हो सके। और आपने इतना कुछ पढ़ा है तो वो आपकी कविताओं में, आपके लेखन में बिल्कुल झलकता है। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, लेखन के जी। साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करते हैं? लेखन के साथ में मैं जो अभी तो जो है वो कार्यक्रम करवाता हूँ, जी तो उसमें व्यस्तता रहती है। कई संस्थाओं से, यहाँ जैसे बंग हिंदी परिषद, बड़ा बाजार लाइब्रेरी, कुमार सभा पुस्तकालय और जालान पुस्तकालय या भारतीय भाषा परिषद, यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं, बाराही, राष्ट्रीय कवि संगम, तो ये जितनी संस्थाएं हैं, कहीं न कहीं कार्यक्रम चलते रहता है। कहा जाता है साहित्यकारों का कोलकाता जो है गढ़ है। यहाँ पे साहित्य का मुख्य रूप से पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उसी में व्यस्तता मेरी बनी रहती है। और इसके अलावे तो बहुत ज्यादा दूसरे शौक मैं अभी नहीं कर पाता हूँ। साहित्य से ही जुड़ा हूँ, साहित्य की सेवा में लगा हूँ। बिल्कुल। और आपकी जो रचनाएं होती हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? मेरी रचनाएं जो है गीत, गजल और मुक्तक, दो पंक्तियां तो रहती ही है। मैं दोहा नहीं लिखता हूँ, दो पंक्ति का लिखता हूँ। तो दोहे पर अभी गया नहीं हूँ, कोशिश करेंगे उस पर। और इसके अलावे निर्गुण और लघु कथाएं तो मेरी कई एक छपी भी है, कविताएं भी छपती है। तो इन सब चीजों पर कोशिश रहती है कि हर विषय पर लिखा जाए। और आपकी जो मेहनत है वो दिखती भी है, और मुझे लगता है कि आप दोहे भी जल्दी लिख पाएंगे। और जो भी आप लिख रहे हैं वो सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके साथ ही आपकी एक रचना जो है वो हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज में सुनने को मिले। मैं वीर रस का भी वीर रस भी लिखा हूँ। श्रृंगार, फिलहाल तो श्रृंगार और हास्य पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। श्रृंगार तो मेरा मुख्य है और हास्य पर भी मेरी कई एक रचनाएं हैं। तो मैं श्रृंगार वाली रचना एक सुनाता हूँ आपको। जी। सुना सुना पड़ा मेरे मन का महल, सुना सुना पड़ा मेरे मन का महल, सुना सुना पड़ा मेरे मन का महल, ढूंढता है तुम्हीं दिल हो के बिकल, ढूंढता है तुम्हीं दिल हो के बिकल, काट कटते नहीं रात दिन आजकल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल,
तुम हो मेरी गजल। मैंने माना कि तुम ही मेरा प्यार हो, मैंने माना कि तुम ही मेरा प्यार हो, मेरे गीतों के तुम ही अलंकार हो। मैंने माना कि तुम ही मेरा प्यार हो, मेरे गीतों के तुम ही अलंकार हो। ताल से ताल जब मिल गए प्रेम के, मेरी सांसों की तुम ही तो झंकार हो, मेरी सांसों की तुम ही तो झंकार हो। होश रहता नहीं है, होश रहता नहीं है मुझे आजकल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल। दिल परेशान है और आंखें हैं नम, दिल परेशान है और आंखें हैं नम, दिल परेशान है और आंखें हैं नम। ओ मिलन की घड़ी, ओ जुदाई का गम, ओ मिलन की खुशी, ओ जुदाई का गम। राह तकते हुए कट रहे हैं ये दिन, ना मिली तुम मगर मेरा निकलेगा दम, ना मिली तुम मगर मेरा निकलेगा दम। ऐ मेरी जान तुम कहीं जाना बदल, ऐ मेरी जान तुम कहीं जाना बदल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल, तुम हो मेरी गजल। बहुत खूबसूरत कविता, सच में गजल के रूप में बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ आपने एक प्रेम रस को, एकदम श्रृंगार रस को जो है आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं कि आज के समय में जो है हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसके लिए साहित्य कितना जरूरी है? साहित्य कितना जरूरी है? हाँ, साहित्य तो बहुत जरूरी है। साहित्य को हर व्यक्ति से जोड़ना, हर साहित्य से हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य के बगैर तो हमारा समाज और हमारा देश सभी कट जाएंगे, उससे वो फिर जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो हमारी युवा पीढ़ी को खास करके इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा कि हम साहित्य से जुड़े, उससे लगाव रखें और जितना संभव है उतना लिख सकें, बोल सकें, कर सकें। तो साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज के जो समय में साहित्य का स्वरूप बदल रहा है, तो इस बदलते स्वरूप के बारे में, साहित्य के बदलते स्वरूप के बारे में आपके क्या विचार हैं? साहित्य का स्वरूप तो वाकई बदल रहा है, क्योंकि आजकल रचनाएं जो है छंदों के ऊपर नहीं लिखी जा रही है बहुत कुछ, और ना ही गेय रचना जो गाने वाली रचना है वो बन रही है। बहुत कम लोग जो हैं वो छंदों के ऊपर लिख पाते हैं और उसको गा पाते हैं। तो आजकल अतुकांत कविताएं ज्यादा चलती है, लेकिन वो चल नहीं पाती है। कुछ दूर एक दिन सुना लिए ठीक है, दूसरे दिन सुना लिए, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाती है। किसी को अगर गेय रचना मिलती है, गाने वाली रचना मिलती है, तो सहजता से वो याद भी हो जाती है, और छंदों पर आधारित जो रहती है रचनाएं वो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है कविताओं का। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि आज के समय में जो है साहित्यिक चोरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि किसी की भी रचनाएं, आप 2-3 लोगों की रचनाएं कॉपी पेस्ट करके उसको अपना नाम डाल देते हैं। कुछ लोग अपना नाम डाल, पूरी रचनाओं पर भी अपना नाम डाल करके उसे प्रकाशित करा लेते हैं, फेसबुक और इन सब चीजों पे देखते रहते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही खराब चीज है, खराब बात है, ये नहीं होना चाहिए। और आजकल ये चीजें बढ़ गई, इसीलिए मैं भी इससे बचने का कोशिश करता हूँ। मैं अपनी रचनाएं बहुत जगह भेजता नहीं हूँ या छपवाने का बहुत ज्यादा कोशिश में नहीं रहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ये है
रचना जैसे ही आप, बहुत सारे लोग जो है पोस्ट पर पोस्ट डालते रहते हैं। मैं करीब करीब नहीं कुछ तो 70-80 संस्थाएं होगी जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, बाहर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी है। लेकिन अपनी रचनाएं किसी भी पोस्ट में मैं नहीं डालता हूँ, सिर्फ अपने स्टेटस में डालता हूँ, वो भी ये में। तो इससे क्या है कि हमारी रचनाओं का कॉपी करना थोड़ा ये होगा, मुश्किल होता है। और आजकल चोरियां इतनी हो रही है। अभी मैं आज ही फेसबुक में देख रहा था, एक गजलकार का उनकी रचनाएं कोई किसी ने अपने नाम से कर लिया है। तो ये बड़ी खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि साहित्य कवियों में, साहित्यकारों में एक ईमानदारी होती, वो बनाए रखना जरूरी। किसी का भी नाम देकर हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप चाहे दुनिया बहुत वालों को दिखा दें कि आप इतने अच्छे कुछ बड़े रचनाकार हैं, लेकिन मन में तो कुछ कहीं ना कहीं। पंक्तियां जो है जी वो मिल सकती है। मान मान लिया जाए कि कोई कोई लाइन जो है, एक आध लाइन किसी कवि की दूसरे कवि से मिल सकती है, लेकिन पूरी रचना अगर ये कर दें जी 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 जी। तो वो कठिन होता है, वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल इससे बचना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, आज के समय में जो है ये साहित्यिक चोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाँ, लेकिन ज़रूरत है लोगों कि। की भावनाएं ऐसी है ना कि वो लिख नहीं पाते हैं, हाँ लेकिन चाहते हैं कि मैं कवि कहलाऊं। तो जी इस कारण से चोरियां कर लेते हैं लोग, जो कि उन्हें बाद में जाके बदनामी मिलती है इन चीजों से। बिल्कुल, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये लोगों को समझना होगा। एक जी, कहीं ना कहीं लेखक बनने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक नहीं नहीं प्रक्रिया से बिल्कुल। गुजरना ही होगा। तो जी, ये बहुत एक अच्छी सी बात है, और इसके साथ ही अब एक जो है हम आपकी कोई प्यारी सी कविता जो है वो हम सुनना चाहेंगे। अ, दो दो तीन शेर मैं बोलता हूँ, एक एक फिर ये करेंगे जी जी जी। कि दिलों के बीच भी ओ एक दरार रखते हैं, दिलों के बीच भी ओ एक दरार रखते हैं, दिलों के बीच भी ओ एक दरार रखते हैं, अपने दीवानों को दर किनारे रखते हैं, अपने दीवानों को दर किनारे रखते हैं, इस तरह इश्क की ओ मीनार रखते हैं, इस तरह इश्क की ओ मीनार रखते हैं, गले मिलते हुए भी एक दीवार रखते हैं, गले मिलते हुए भी एक दीवार रखते हैं, बहुत खूबसूरत। देखते देखते मौसम भी बदल जाते हैं, देखते देखते मौसम भी बदल जाते हैं, अपनी अंगड़ाइयों में वो इतना बाहर रखते हैं, वाह, दिलों के बीच भी वो एक दरार रखते हैं। जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, और बिल्कुल गले मिलते हुए भी एक दीवार रखते हैं। वाह, जी, जी, जी। बहुत खूबसूरत शब्दावली के साथ आपने एकदम वियोग और प्रेम दोनों को मिला करके बड़ी एक सुंदर सी जो है आपने कविता लिखी, ये पंक्तियाँ लिखी। और इसके साथ ही अब हम अगले जो प्रश्न हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि अभी हमारे जो नए लेखक हैं, जो इस जी, लेखन में आना चाह रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, उनके लिए जी। आप
क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इस स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चे जो हैं उनको जोड़ा जाए, जी और बहुत हद तक हमने बहुत बहुत लोगों को जोड़ा भी है। जी तो पहले तो लोग सुनते हैं, आते हैं कार्यक्रमों में, फिर उनकी धीरे धीरे रचना के प्रति उनकी लगाव बढ़ती है, और फिर वो लिखते भी हैं, कुछ बच्चे उसमें आगे भी बढ़े हैं। तो मेरा ये कोशिश रहता है कि सबको जोड़ के, खास करके युवाओं को, नए जो लेखन में जुड़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करके उनको सामने लाया जाए, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि जो पुराने कवि हैं वो खिसकते हैं, और नई पीढ़ी अगर हम नहीं लाते हैं तो हमारा साहित्य जो है वो वीरान होगा। तो इसलिए वो जरूरी है कि हम नए कवियों को जोड़े, नए साहित्यकारों को जोड़े, वो बहुत जरूरी है। और मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि आज बनो तुम अभी बनो, आज बनो तुम अभी बनो, जब जी चाहे तभी बनो, तिमिर अगर मिटाना है तो तुम क्षितिज के रवि बनो। आज बनो तुम अभी बनो, जब जी चाहे तभी बनो, तिमिर अगर मिटाना है तो तुम क्षितिज के रवि बनो। और जीवन पथ पर चलते चलते कुछ पत्थर भी मिल जाते हैं, जीवन पथ पर चलते चलते कुछ पत्थर भी मिल जाते हैं, इन पत्थर को पिघलाना है तो हे मानो तुम कवि बनो, हे मानो तुम कवि बनो, हे मानो तुम कवि बनो। जी। तो अगला जो प्रश्न है वो हम फिर से आपकी साहित्यिक यात्रा की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न करते हैं। तो ये जो आपने पूरी साहित्यिक यात्रा की, इसमें आपने किन चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियां तो हर क्षेत्र में होती है, इस क्षेत्र में भी हैं। जिस तरह से आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपको पीछे खींचने के लिए भी तैयार बैठे हैं, कुछ हाथ जो है वो सामने भी आगे बढ़ाने के लिए भी आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है। कुछ लोग हमें आगे बढ़ाने के लिए आगे आए, और कुछ लोग जो है वो अपने कमेंट से, अपने भक्तियों से तो चाहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन आप में क्षमता है, आप में आपकी रचनाओं में दम है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। काफी मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, तभी जाकर मुकाम हासिल होता है। बिल्कुल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत जो है वही उसका एक पूरा रास्ता होता है। मेहनत करते रहो तो आगे बढ़ते ही जाओगे, और वही रास्ता मुझे लगता है आपने अपनाया है, तभी आप आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसके साथ ही आगे मैं पूछना चाहूँगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया कि आप कुछ आपसे छूट गया, या काश कि ऐसा भी हो पाता? छूटता तो बहुत कुछ है कुछ रह जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो छूट गया सो छूट गया, आगे जाके वो चीजें हासिल हो जाती। छूटा तो बहुत कुछ है, कुछ कुछ छोड़ देनी पड़ती है, खुद से भी छोड़ देनी पड़ती है कुछ चीजें, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास अच्छी रचनाएं हैं तो हम कोशिश करते हैं, कुछ छूटा है तो उससे आगे पूरा कर लिया जाए, या नए लिखकर उसको पूरा किया जाए। तो अब आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? माँ सरस्वती की जो दया है चल रही है, बस उसी पर। प्लान तो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, साहित्यिक सेवा में लगे रहना चाहते हैं। मेरा साहित्य और कविता के प्रति इतना ज्यादा लगाव है, मैं कह नहीं पाता हूँ। मैं करीब करीब कुछ न कुछ रोज कोशिश करता हूँ, 2 पंक्ति 4 पंक्ति कुछ लिखा जाए। किसी दिन नहीं लिख पाया तो अलग बात है, लेकिन कविता के प्रति मेरी लगाव बहुत ज्यादा है, और मैं साहित्य की सेवा में ही करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और हमारी
शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा इसी तरह से साहित्य सेवा में लीन रहें। और क्योंकि अभी प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहा है, अंत की ओर बढ़ रहा है, ये साक्षात्कार, ये चर्चा आज बहुत ही सार्थक चर्चा हो चल रही है, तो इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि एक और कविता जो है हमारे व्यूअर्स को मैं मगही में भी लिखता हूँ अपनी बात मेरी मैं मेरा एक्चुअल में मैं मूल निवासी बिहार का हूँ और नवादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मेरा, तो वहाँ मगही भाषा हम लोग की है, मगही भाषा में भी लिखता हूँ। क्योंकि आप अगर कहें तो मगही या फिर मैं निर्गुण सुनाऊं, जो कहें। स्वागत है, आप जो चाहें आप सुना सकते हैं। अच्छा, तो मैं मगही भाषा के बिल्कुल नई कविता जो है वो सुनाता हूँ, शायद कितना याद है, देखते हैं। हालांकि मैंने एक रचना और लिखी थी जो प्यार का बीमा बोल के है, यहाँ काफी लोग पसंद करते हैं उसे, बड़े बड़े मंचों पर जब भी जाता हूँ मैं उन कविता को पढ़ता हूँ। आप दोनों सुना सकते हैं। दोनों ही आप ही लोग की बात है, महिलाओं की बात है, एक पत्नी की बात है, दोनों सुना सकते हैं। ठीक है ना? आज आपका स्वागत। अच्छा, तो मेरी मूल रचनाओं में वो आती है कि एक तो है अपने दिल पे मेरे प्यार का मुहर लगाए दो, अपने दिल पे मेरे प्यार का, एक पत्नी क्या कहना चाहती है, अपने दिल पे मेरे प्यार का मुहर लगाए दो, कभी दिल नहीं तोड़ोगे इतना बताए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो। मैं ये पंक्ति इसलिए लिखा कि जब मैं किसी बड़े मन से एक दो लाइन बोला था कि मेरी पत्नी बड़ी सीधी सादी सच्ची लगती है, मेरी पत्नी बड़ी सीधी सादी सच्ची लगती है, पर न जाने क्यों मुझे पड़ोसन ही अच्छी लगती है, पर न जाने क्यों मुझे पड़ोसन ही अच्छी लगती है। अगर ये बात किसी ने वहां तक पहुंचा दी पत्नी तक कि वो तो ये फिर इस रचना का ये करना पड़ा कि अपने दिल पे मेरे प्यार का मुहर लगाए दो, कभी दिल नहीं तोड़ोगे इतना बताए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, बस एक कसम खाना शौतन को नहीं लाना। हर महिलाओं को, हर पत्नी को भय रहता है कि कहीं उसके पति किसी को न ले आए, ये भय हर पत्नी को होती है। तो बस एक कसम खाना शौतन को नहीं लाना, बस एक कसम खाना शौतन को नहीं लाना, पल पल की खबर मुझको तुम फोन पर सुनाना, पल पल की खबर मुझको तुम फोन पर सुनाना, कहीं ऐसा न शहर जाकर मुझको भुलाए दो, ऐसा न शहर जाकर मुझको भुलाए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो। अब उस समय मैं कलकत्ते में था, पत्नी गांव में रहती थी। तो आगे की पंक्तियां हैं कि फौरन का किया वादा ले आए तुम नवादा, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है इसमें, फौरन का किया वादा ले आए तुम नवादा, फौरन का किया वादा ले आए तुम नवादा, जीवन है बड़ा सादा मांगू न तुमसे ज्यादा, जीवन है बड़ा सादा मांगू न तुमसे ज्यादा, एक बार पिया मुझको लंदन घुमाए दो, एक बार पिया मुझको लंदन घुमाए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो,
पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी। 2-3 अंतरे इसमें और हैं, मैं यहाँ तक आपको इस आप पे सुना सकते हैं, सुनाया। कोई बहुत बढ़िया है। और हमारे दर्शक जो है, मुझे लगता है वो बहुत ही आनंद उठाएंगे, उन्हें बहुत आनंद अच्छा, मिलेगा। हाँ तो आगे भी मैं सुना देता हूँ जी। कि कब तक पड़ी रहूंगी सासू के पाँव में, कब तक पड़ी रहूंगी सासू के पाँव में, लगता नहीं दिल मेरा इस कोरे गांव में, कब तक पड़ी रहूंगी सासू के पाँव में, लगता नहीं दिल मेरा इस कोरे गांव में, लगता नहीं दिल मेरा इस कोरे गांव में, किसी बड़े शहर में बंगला दियाए दो, किसी बड़े शहर में बंगला दियाए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो, पिया जी मेरे प्यार का बीमा कराए दो। आगे है कि मॉडर्न हुआ जमाना आता नहीं पकाना, मॉडर्न हुआ जमाना आता नहीं पकाना। ये लाइन थोड़ा भूल रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत वैसे भी हाँ, अभी बहुत अच्छी, अभी जितनी भी सुनाई आपने वो भी बहुत खूबसूरत है आपकी हाँ। कविता, कुछ मैं नया है। कोशिश करता हूँ कविता याद रहे तो याद करके सुनाया जाए, देखकर मैं सुनाता नहीं हूँ, किसी भी मंच पर जाता हूँ तो बिना देखे ही कोशिश करता हूँ सुनाने की। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात है। आजकल तो देखते हैं मंचों पर जो है, पहले तो लिख कर भी ले जाते थे पर्चियां, लेकिन अब तो मोबाइल जो है सबके हाथ में बहुत हाँ जी। खुलेआम दिखता है, और उसी से नहीं, कविताएं तो आधी तो लिखते लिखते याद हो जाती है, जी और फिर मेरा जो है मैं थोड़ा दूसरी तरह से याद करता हूँ। मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो कविता को गुनगुनाते चलता हूँ, तो उससे 2 चीजें होती है, एक तो आपकी कविता याद हो जाती है, और दूसरी उसका लय जो है वो अच्छा बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। गाने का जो लय है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं बचपन में बहुत गाने गाता था, जी तो उस समय जानता नहीं था कि मैं कवि बनूंगा या कविता लिखकर गाऊंगा, तो उसका असर जो है अभी मेरे कविताओं में गाने पर आता है। मैं उसी को मानता हूँ, इस वो मेहनत किया हुआ था, तो आज मैं अपनी रचनाओं को अलग अलग तरह से अलग अलग ले देता हूँ। मैं आपने मेरी वो तुम मेरी गजल रचना सुनी है, और अभी आप ये भी सुन रहे हैं, तो मेरी लय जो है हर गीतों में अलग अलग होता है। बिल्कुल। मैं एक मघी का जो गीत लिखा हूँ उसको सुनाना चाहता हूँ, हालांकि सभी लोग पसंद कर सकेंगे, जी कि वो है, अभी किसी मंचों में एक बार खाली एक बार सुनाया था, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कवि संगम का एक प्रोग्राम था, तो कविता है, महिलाओं की बात है। महिला, आजकल की महिला जो है, पत्नी जो है वो क्या मतलब ये करती है कि अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, पहले तोहरा दीवाना बनेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके। BMW गाड़ी में बाजार जइबो, BMW गाड़ी में बाजार जइबो, ब्यूटी पार्लर जाके हम फेशियल करेबो, ब्यूटी पार्लर जाके हम फेशियल करेबो, फोटो खिंच खिंच के डीपी में लगइबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके। हम नाही सुनबो सासू के ताना, हम नाही सुनबो सासू के ताना, खाना बनावे
के बीतल जमाना, हम नाही सुनबो सासू के ताना, खाना बनावे के बीतल जमाना। हम तो तोहरे से रोटी बनवेबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचैबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचैबो पिया, अपन उंगली पे तोहके। एक अंतरा और है कि एमपी मेले की टिकट दे आवा, एमपी मेले की टिकट दे आवा, संसद के रास्ता तू हमरा दिखावा, एमपी मेले की टिकट दे आवा, संसद के रास्ता तू हमरा दिखावा। सीएम पीएम के कुर्सी हथिएबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचैबो पिया, अपन उंगली पे तोहके नचैबो पिया, अपन उंगली पे तोहके। धन्यवाद। बहुत खूब स्त्रियों के लिए आपने सच में ही बहुत बढ़िया लिखा है। और ये कहीं ना कहीं कुछ स्त्रियों की छुपी हुई अंदर की लालसा है, अंदर की कामना है कि अपने पति को होलियों पर नचाना। और उस जो भाव को आपने बहुत बखूबी से अपनी कविताओं में लिखा है, अपनी रचनाओं में लिखा है। बहुत प्यारी पंक्तियां लिखी हैं आपने। तो कोशिश यही रहती है कि श्रोताओं को पसंद आए और सुनने में भी अच्छा लिखा है। बिल्कुल। हाँ जी। हालांकि महिलाओं पर मेरी और भी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें है 4 पंक्ति कि तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मैं, तुमसे आगे निकल सकती हूँ मैं, तुम्हारे। देखिए, मैं एक कवि हूँ, तो महिलाओं के जो उनका भाव होता है, क्या होता है कि तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मैं, तुमसे आगे निकल सकती हूँ मैं, पर अगर टकराओगे मुझसे तो चुटकियों में मसल सकती हूँ मैं, चुटकियों में मसल सकती हूँ मैं। जी, बिल्कुल। आज की महिलाएं, आज की नारी कुछ भी कर सकती है। स्त्री शक्ति को जो है वो बहुत बखूबी आपने इसमें बयां किया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अब आप ऐसे ही आगे और इतना अच्छा, इतना उम्दा लेखन आगे भी ऐसे ही करते रहें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो इस समय आपको सुन रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द आप कहें। दर्शक श्रोता तो कोई भी कवि लिखता है या तो उसकी रचनाएं उसकी नहीं रह जाती है, वो फिर दर्शक और श्रोता जो है उनके बीच जाने से वो उनकी हो जाती है। क्योंकि कवि का अपना कोई ये नहीं होता है, कवि तो आज कवि है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन रचनाएं रहती है और वो रचनाएं युगों युगों तक रहती है। अच्छी रचनाएं वो लोग बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो दर्शक श्रोता तो हमारे मुख्य रूप से बहुत ही उन्हीं के कारण हम कवि बन पाते हैं, ये चीजें हैं। और दर्शकों के लिए मैं 4 पंक्तियां उनके लिए सुनाता हूं कि साहित्य की बगिया में कविता के पुष्प उगाए हैं, शब्दों के समंदर से मोती चुन के लाए हैं। साहित्य की बगिया में कविता के पुष्प उगाए हैं, शब्दों के समंदर से मोती चुन के लाए हैं। गर अच्छा लगे तो इस बेटे को आशीर्वाद दे देना, तुझे प्रणाम करने को तेरी चौखट पे आए हैं, तुझे प्रणाम करने को तेरी चौखट पे। मेरे दर्शकों को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। बिल्कुल। और अब हम सबकी कामनाएं हैं कि आज जितने भी श्रोता और हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर इनमें से भी एक भी दर्शक आज आपकी साहित्यिक यात्रा से प्रेरित होकर के अपने साथ कुछ ले जा पाता है या कुछ सीख पाता है, तो हमारा ये छोटा सा जो प्रयास है ये सफल हो जाएगा। और क्योंकि अभी बिल्कुल आपका प्रयास सार्थक प्रयास है, और मैं चाहूंगा इसमें निरंतर चलती रहे ये प्रयास आपकी। और बहुत
आप जो मतलब लोगों को खोज कर निकाल कर आप जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, और इसे सब समय बनाए रखें। बहुत सारे कवि जो हैं वो, उनको मंच नहीं मिल पाता है, इस तरह का ये नहीं हो पाता है। मैं तो हालांकि दूर रहने की कोशिश करता हूँ इस सब चीजों से, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, फिर तभी भी आपने आपको मुझे बहुत पकड़ा ज़्यादा है। फॉलोअप हमें बहुत अच्छा बहुत लग करना रहा है। पड़ा। आप बहुत मुश्किल से तैयार हो पाए जी। हमारे मंच पर आने के लिए। और बिल्कुल हम सच में आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और मैं औपचारिक रूप से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे मंच की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारे मंच के साथ, हमारे दर्शकों के साथ जो है अपनी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा की है, जो अपनी साहित्यिक यात्रा साझा की है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और दो पंक्तियां और कहना चाहूँगी कि वो खुद ही जी। नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं जी, मोहताज होती कद्रदानों की। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। अब जो है हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और इसके साथ ही हमारे जो श्रोतागण, दर्शकगण जो भी हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने इतने धैर्य के साथ हमें सुना और देखा, उसके जी। लिए भी हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आप सबको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, ताकि जी। जो जिन कवियों को एक मंच जो यहाँ पर मिल रहा है, उनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो दूर दूर तक सब लोगों को पता चलनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है वो कवि बनता है। तो इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं हमारे मैं दर्शकों के साथ। जी जी, दो पंक्ति कहना चाहूंगा स्वागत विदा है, लेते समय स्वागत है, स्वागत है। कि दुश्मनी करके हमसे क्या आप जीत पाओगे, वाह दुश्मनी करके हमसे क्या आप जीत पाओगे, मैं एक बार मुस्कुरा दूं तो आप हार जाओगे, वाह, मैं एक बार मुस्कुरा दूं तो आप हार जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति मुझे लगता है किसी भी मुसीबत में किसी भी समय मुस्कुरा गया, वो वहीं जीत जाता है। और जी। सामने वाले का धैर्य जो है, जो उसका साहस है, वो वहीं टूट जाता है जब एक व्यक्ति मुस्कुरा जाता है। तो अब जो है हम हमारे दर्शकों से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम उनकी साहित्यिक चर्चा जो है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और कृपया एक बार फिर से गुजारिश करती हूँ कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब हम विदा लेते हैं, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। धन्यवाद।